सो फ्रेंड्स, क्लासिकल मैकेनिक्स के लेक्चर 2 में हमने ये सीखा कि किसी भी पार्टिकल या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर कोई भी इक्वेशन या लॉ लगाने से पहले हमें उसकी इंडिपेंडेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का पता होना चाहिए, जिससे कि हम उसका डिटर्मिनिस्टिक फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाएं। जैसे कि इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया था जहाँ पे हमारे पास एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल पोजीशन हमें दे रखी थी और उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल लग रहा था। तो क्या हम लोग इससे इसका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते थे? क्योंकि हो सकता है कि इस पार्टिकल के ऊपर अचानक से कोई फोर्स लगे जिसकी मदद से ये पैराबोलिक पाथ में आगे बढ़ जाए कुछ इस तरीके से, या फिर वो फोर्स इतना ज़्यादा हो सकता है कि वो यहाँ से निकल के ऑर्बिट में ही घूमने लग जाए, या फिर ये फोर्स उससे भी ज़्यादा हो सकता है तो ये ऑर्बिट से भी निकल जाए, यानी कि ग्रेविटेशनल पुल से बाहर ही निकल जाए। तो इस तरीके से हम लोग सिर्फ इसकी इनिशियल पोजीशन और इनिशियल फोर्स से इसका फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इसके लिए हमें एक और फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी और वो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी। क्योंकि अगर ये पार्टिकल इस पोजीशन पर है तो क्यों है? क्या इसके ऊपर ऑलरेडी कोई फोर्स लग रहा है या फिर ये ऑलरेडी किसी तरीके का कोई मोशन कर रहा है? तो उस वक्त इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसके हिसाब से ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर वर्क करेगा। तो इसकी पोजीशन, इसकी इनिशियल वेलोसिटी और इसके ऊपर ये लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल पुल, इन तीनों से हम लोग इसका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट? और यही चीज़ हमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर देखने को मिलती है। सिंपल वर्ड्स में, अगर आपके पास कोई स्पेस है जिसके अंदर एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, एक कोऑर्डिनेट ये है, एक कोऑर्डिनेट ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। तो आप ये तो बात जानते हो कि ये पार्टिकल जो है इन कोऑर्डिनेट से आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर आपको आपकी इनिशियल वेलोसिटी ही नहीं पता होगी, मतलब इसकी वेलोसिटी के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं होगा, तो ये पार्टिकल इस तरीके से भी जा सकता है, इस तरीके से भी जा सकता है, या किसी और तरीके से भी जा सकता है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि आपको मालूम है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पार्टिकल इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट तक इतने टाइम के अंदर पहुंचा है, तो इस तरीके से कुछ इस तरीके से इसकी ट्रेजेक्टरी बनेगी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग किसी भी पार्टिकल या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की ये डायनामिक्स और उससे बनने वाली इक्वेशंस को समझेंगे कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में इक्वेशंस बनती कैसे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग और भी एग्जाम्पल लेंगे और उसको लिखने के लिए हम लोग एक जनरलाइज्ड फॉर्म लिखेंगे। जैसे कि हम लोग कोऑर्डिनेट्स को दिखाने के लिए यहाँ पर Q1 Q2 से Qn तक लेंगे, जहाँ पर Q1 का मतलब x1 y1 और z1 होगा, मतलब ये कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं हम लोग। और वेलोसिटीज को दिखाने के लिए हम लोग Q1 प्राइम Q2 प्राइम से लेके Qn प्राइम लेंगे, जो कि एक टाइम डेरिवेटिव है, यानी कि Q1 प्राइम इज इक्वल्स टू में dQ1 अपॉन में dt। इसका मतलब ये है कि टाइम के साथ साथ इस Q1 की वैल्यू चेंज होती जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं Q1 से Q2 पॉइंट तक जाता हूँ तो जो वेलोसिटी मुझे लगी है उसमें जो डेरिवेटिव्स आए हैं वो dQ1 अपॉन में dt से dQ2 अपॉन में dt तक के बीच के है ना। तो जब वेलोसिटी होती है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता है, तो टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन Q1 से Q2 तक में चेंज आ जाता है, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आप लोग इसकी पोजीशन और इसकी इनिशियल वेलोसिटी को कहोगे डायनामिकल वेरिएबल। तो अगर आपके पास इन वेरिएबल्स की वैल्यू है और इनिशियल कंडीशंस का डाटा है, तो आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि किसी पार्टिकल के साथ आगे क्या होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक स्पेस हो जिसके अंदर एक पार्टिकल हो, ठीक है, इस वक्त इसके कोऑर्डिनेट Q1 है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो Q1 प्राइम है और ये t टाइम पर यहाँ पर है। ठीक है, अगर आपको इसके आसपास का इनिशियल कंडीशंस मालूम है, इसकी सारा इनिशियल डाटा आपके पास है, तो आप लोग ये इजीली बता सकते हो कि कितने टाइम में ये एक पार्टिकल Q1 से Q2 कोऑर्डिनेट तक पहुंच जाएगा। अब वो पार्टिकल भी हो सकता है, बॉडी भी हो सकती है ऐसी, ठीक है, और इसकी इंडिपेंडेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी भी हो सकती हैं। वैसे तो पार्टिकल के लिए 3 होती हैं, लेकिन 3n माइनस रिस्ट्रिक्शन से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था, करेक्ट। तो इसका मतलब इन सभी इनिशियल कंडीशंस और इनिशियल डाटा से आप इजीली बता सकते हो कि इसका फ्यूचर क्या होगा, और यही है न्यूटोनियन मैकेनिक्स का फंडा, करेक्ट। अब इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक सिंगल पार्टिकल है जो कि एक एक्स एक्सिस पर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, एक ही डायमेंशन के अंदर। तो इसकी क्या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी? इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 होगी, हम लोग जानते हैं, या तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा या ये नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी इक्वेशन लिखना चाहें, इसके मोशन की इक्वेशन लिखना चाहें, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो देखिए, अगर इस पार्टिकल पर एक फोर्स F Q लगता है, ठीक है,
तो न्यूटन के हिसाब से इस पार्टिकल के अंदर आने वाला एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा? इस फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जितना ज़्यादा ये फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, ये बात हम लोग जानते हैं। लेकिन अब इस इक्वेशन को खोल के लिखते हैं, जैसे कि ए यानी कि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को मैं क्यू डबल डॉट लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में आया हुआ चेंज होता है। तो अगर वेलोसिटी को क्यू प्राइम लिखा है तो एक्सेलरेशन को क्यू डबल प्राइम लिखा जा सकता है। तो एम क्यू डबल प्राइम इज इक्वल्स टू में इसका जो फोर्स है सबसे पहले वो डिपेंड करता है इसकी इनिशियल पोजीशन यानी कि Q1 पर। ठीक है, दूसरी जो डिपेंडेंसी होगी वो होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि अगर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है और मान लो कि ये पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, उसके ऊपर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन में फर्क तो पड़ेगा ना भाई। देखिए, अगर ये पार्टिकल इसी की डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और फिर मैं इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि गलती से ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है, और मैं भी फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो होगा क्या? जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो कम होगा। तो डिपेंड करता है कि इसी इनिशियल वेलोसिटी क्या है। और तीसरा जो इसका डिपेंडेंस है वो है टाइम, कि किस टाइम पर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ। तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन को मैं लिखूंगा एम क्यू डबल डॉट इज इक्वल्स टू में एफ क्यू वन डॉट और टी। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन होगी ये डिफाइन करेगी कि इस पार्टिकल का फ्यूचर क्या होगा। जैसे कि अगर ये Q2 पे कब पहुंचेगा, कितने टाइम पे पहुंचेगा, उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, उन सबको मिला के मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकता हूं कि नहीं? सोच के देखिए भाई, अगर ये एक्सेलरेशन, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस फोर्स पर डिपेंड करता है तो ये फोर्स इसकी पोजीशन, वेलोसिटी और टाइम पर तो डिपेंड करेगा ही ना, तभी तो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटीज में आने वाला चेंज इन द रेट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, यही बताती है न्यूटन की इक्वेशन। तो इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन इस फोर्स पर डिपेंड कर रहा है तो इस फोर्स को इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करना होगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि ये जो इक्वेशन है ये टाइम डिपेंडेंट है। फिलहाल के लिए हम लोगों ने टाइम की डिपेंडेंसी दिखाई है। ठीक है, तो ये हो जाता है पहला कैच। अच्छा, इसके अंदर एक क्वेश्चन आप लोग ये पूछ सकते हो कि भाई अगर ये फोर्स इस पोजीशन Q1 इस टाइम t पर डिपेंड करता है तो क्या ये स्पेसिफिकली इस Q डॉट पर भी डिपेंड करेगा? क्योंकि हम लोगों को पता है कि वेलोसिटी Q डॉट इज इक्वल्स टू में क्या होगा, डी क्यू अपन में डी टी होगा, जहां पर Q और T दोनों ही आ जाते हैं। तो ये तो इससे बना हुआ एक फैक्टर ही है ना भाई, वेलोसिटी पोजीशन और टाइम से बना हुआ एक फैक्टर है। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए कि डायनामिक्स का पहला कैच यही है कि डायनामिक्स में जो इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल पोजीशन होती हैं वो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। आप दोनों को मिला नहीं सकते। इनिशियली ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। हाँ, जब ये लोग मोशन कर लेते हैं आपस में, मतलब जब पार्टिकल मोशन कर लेता है, तब आप इस चीज़ को देख सकते हो कि भाई हाँ, जो आपकी वेलोसिटी है वो आपकी पोजीशन और टाइम इन्हीं से बनी हुई है, तो वो एक ही फैक्टर है। लेकिन इनिशियली ये तीनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है। तो इस सिचुएशन से, इस इक्वेशन से आप लोग इस पार्टिकल का फ्यूचर बता सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना कि ये इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये इक्वेशन नॉन ऑटोनोमस इक्वेशन है। अब नॉन ऑटोनोमस का मतलब ये होता है कि टाइम के साथ साथ इसके अंदर कुछ भी चेंज आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्पेस के अंदर मैंने ये कह दिया कि इस पार्टिकल की मोशन ऑफ इक्वेशन ये है, ठीक है, इसके हिसाब से ये मोशन करेगी। लेकिन हो सकता है कि टाइम के साथ साथ इसके बीच में कोई और बदलाव आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर यही पार्टिकल, अगर मान लीजिए कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल करता, यही पार्टिकल चार्ज पार्टिकल्स होता, ठीक है, आपने इसकी एक इक्वेशन बनाई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है, इसका टाइम आपके पास है, इसकी इनिशियल पोजीशन आपके पास है। लेकिन अगर मैं अचानक से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर दूं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना रह के इसकी वैल्यू बदल जाए, तो इसका मोशन भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि इक्वेशन के हिसाब से इस पार्टिकल को Q1 से Q2 आना था इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, लेकिन मान लो कि किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पे, यानी कि इस आधे टाइम में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में चेंज कर दूं, तो ये जो पार्टिकल है इसका मोशन भी चेंज हो जाएगा। तब वहां पर ये इस इक्वेशन के अंदर चेंज आ जाएगा। तो नॉन ऑटोनोमस इक्वेशंस क्या होती हैं? जिनके ऊपर खुद का कंट्रोल नहीं होता है, वो जो है आसपास की सराउंडिंग, आसपास की कंडीशंस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखिए, अगर इक्वेशन नॉन ऑटोनोमस होती है तो कुछ इक्वेशंस ऑटोनोमस भी होती है, मतलब ऐसी इक्वेशंस जो कि टाइम पर डिपेंड नहीं करती।
अब मैं समझाता हूँ कि कैसी होती हैं वो। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेंगे एक सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का। अब एक सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर कैसे मोशन करता है आपको मालूम है, ठीक है, ये बात आप जानते हो। इसका बेसिक मोशन होता है कि वो एक सिंपल एक्स एक्सिस पे मोशन करता है, जहाँ पे उसका एक सेंटर होता है ओ, ठीक है। यहाँ से ये आगे प्लस की तरफ बढ़ता है, फिर माइनस की तरफ आता है, फिर प्लस की तरफ, फिर माइनस की तरफ, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी इक्वेशन बना के दिखाओ इसके मोशन की, तो आप कैसे बनाओगे? वही सिंपल एफ इजिकल्स टू में एम ए लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एम क्यू डबल डॉट लिख सकते हैं ए की जगह पे, ये बात तो आप जानते हो। इज इक्वल्स टू में ये फोर्स किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? ये फोर्स बेसिकली डिपेंड करेगा पहली चीज़ तो इसकी पोजीशन। भाई पोजीशन कुछ भी हो सकती है इसकी इस एक्सिस के ऊपर, तो हम लोग क्यू लिख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्यों? कि भाई किस फ्रीक्वेंसी के अंदर ये मोशन हो रहा है, समझ रहे हैं ना, कि भाई कितने टाइम के अंदर ये कितनी बार इस तरीके से ऑक्सीलेशन कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी आप लिखोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहां से देखिए मैं मास को रिमूव कर सकता हूं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई पेंडुलम या जब भी कोई ऑक्सीलेटर काम करता है तो वो मास पर डिपेंड नहीं करता। तो इसकी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं क्यू डबल डॉट इक्वल्स टू में माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू, ठीक है। इस इक्वेशन के हिसाब से ही ये मोशन करेगा। सिंपल वर्ड्स में अगर मान लीजिए कि इसकी पोजीशन पेंडुलम की या ऑक्सीलेटर की पोजीशन Q1 यहाँ पर है, तो उसके हिसाब से इसका एक्सेलरेशन होगा, उस हिसाब से इसका मोशन होगा। अगर मैं इसकी पोजीशन को बदल देता हूँ, यानी कि इस Q1 की जगह इसको Q2 पे ले आता हूँ, तब क्या होगा? तब डेफिनेटली इसका जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा होगा, या फिर मोशन जो है और तेज़ होगा और ज़्यादा ऑसिलेशन हो पाएंगे। तो बेसिकली ये इस इक्वेशन के आधार पे हम लोग इसके मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये ऑसिलेटर का जो मोशन है ये खास तरीके का मोशन है, इसके अंदर कुछ स्पेशल है। अगर आप गौर से देख पाओ तो इसके अंदर जो मेन चीज स्पेशल चीज है वो ये है कि ये जो फोर्स होगा जो इसके ऊपर लग रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल में अगर कोई चीज़ ज़मीन पे पड़ी हुई है और अगर आप उसको उठा के उस पर फोर्स लगा के उसको ऊपर लेके जाते हो, तो जैसे आप उसको ऊपर लेके जाते हो तो नीचे की तरफ उसको एक पुल खींचने लगता है। तो मान लो कि हवा में आप इसको इस पोजीशन तक ले आए, तो इसके अंदर इतनी पोटेंशियल एनर्जी जमा हो गई है जो इस एप्पल को या फिर जो इस ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन से वापस नीचे ज़मीन तक ले आए। तो पेंडुलम में भी यही होता है, या फिर किसी ऑसिलेटर में भी यही होता है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन पर लेके जाऊं तो उस पोजीशन के हिसाब से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है। तो इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल है वो आप लोग लिख सकते हो कि क्यू डबल डॉट या फिर एम क्यू डबल डॉट इज इक्वल्स टू में एफ क्यू इज इक्वल्स टू में माइनस डी वी अपॉन में डी क्यू। इसका क्या मतलब है? कि ये पोटेंशियल पोजीशन के हिसाब से वेरी करता है। मतलब ये है कि अगर यहाँ पर इसकी पोजीशन रखता हूं मैं तो कम पोटेंशियल स्टोर होगा, यहाँ पर ले गया तो ज़्यादा पोटेंशियल स्टोर होगा। तो पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सीधे सीधे डिपेंड किस पे करती है? पोजीशन ऑफ द ऑक्सीलेटर। और इसे आप दूसरे शब्दों में लिख सकते हो पोटेंशियल वी क्यू इक्वल्स टू में 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर, जहाँ पे ओमेगा इसकी फ्रिक्वेंसी होगी, आपको पता है, मैंने बताया था, और पोजीशन यानी क्यू इसकी पोजीशन होगी, ये बात आप लोग जानते हैं। तो किसी भी रैंडम पोटेंशियल के ऊपर, मतलब किसी भी रैंडम पोजीशन पर जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है, आप लोग उसको लिख सकते हो एम क्यू डबल डॉट इक्वल्स टू में एफ क्यू इज इक्वल्स टू में माइनस का डी वी अपॉन में डी क्यू, और जहाँ पर डी वी की वैल्यू यानी कि वी की वैल्यू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर होगी। देखिए आप लोग इस इक्वेशन को गौर से समझने की कोशिश कीजिए। हमने किया कुछ भी नहीं है, मैंने ये जानने की कोशिश की है कि इसमें आने वाला जो एक्सेलरेशन है, इसका जो मोशन है, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसमें मेन फैक्टर है आपका ये क्यू पोजीशन और आपकी ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा, लेकिन ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है। जैसे पिछली इक्वेशन में ये टाइम डिपेंडेंट था ना, ये टाइम पर डिपेंड करता था ये फोर्स, कि भाई टाइम के साथ साथ ये बदल सकता है, लेकिन ऑसिलेटर में ऐसा नहीं होता है। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर आपके पास एक ऑसिलेटर है और इसकी पोजीशन को आप यहां तक लेके आते हो, तो इसके जितने भी ऑसिलेशन होंगे वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर होंगे, ठीक है, कि भाई 1 सेकंड के अंदर इतने ऑसिलेशन कर लिए इसने। और अगर मैं इसकी पोजीशन को ऊपर तक लेके जाऊं, मतलब बढ़ा दूं, एक्सट्रीम तक लेके जाऊं, तब भी आप देखोगे कि टाइम नहीं बदलेगा।
राइट। तो इसका मतलब ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, और ऐसी इक्वेशंस को आप लोग कहते हो ऑटोनोमस इक्वेशंस। तो यानी डायनामिक्स के अंदर दो तरीके की इक्वेशन बन सकती है, दो तरीके के मोशंस हो सकते हैं, जहां पर पहली होती है नॉन ऑटोनोमस यानी कि वो टाइम डिपेंडेंट होती है, एक होती है ऑटोनोमस जो कि टाइम इंडिपेंडेंट होती है। अब इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस कैसे समझेंगे हम लोग? इनका बेसिक डिफरेंस समझने का तरीका सिंपल है कि अगर आप इनकी ट्रेजेक्ट्रीज को देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्पेस है जहाँ पर आपने v यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है q डॉट और इसकी जो पोजीशन है q, इसके बीच में ग्राफ बनाया है। यहाँ पर आपका पार्टिकल है, इस वक्त इसका जो कोऑर्डिनेट है वो q0 मान के चलिए और इनिशियल वेलोसिटी v0 मान के चलिए। वहीं थोड़े से टाइम के बाद ये जो आपका पार्टिकल है ये इस पोजीशन पे आ जाता है जहां पर इसकी पोजीशन qt होगी और वेलोसिटी vt होगी। ठीक है, तो ये इस पाथ को फॉलो करता हुआ आएगा और इसको आप लोग कहोगे फेज ट्रेजेक्टरी। ठीक है, याद रखिए डायनामिक्स जिस प्लेन के अंदर सॉल्व होती है जहां पर वेलोसिटी और पोजीशन दोनों को हम लोग साथ में रखते हैं उसे फेज स्पेस कहते हैं, और ये जो ट्रेजेक्टरी इन्होंने बनाई है वो है फेज ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो देखिए ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस के बीच का फर्क समझते हैं। अगर ये पार्टिकल ऑटोनोमस है थोड़ी देर के लिए, मतलब ये टाइम इंडिपेंडेंट है, तो क्या ये ट्रेजेक्टरी एक दूसरे को कट कर सकती है, इंटरसेक्ट कर सकती है? मान लीजिए कि आगे चल के कुछ इस तरीके से इसने मोशन किया, तो क्या ये इसको कट कर सकती है? तो देखिए इस चीज को समझिए कि अगर ये पार्टिकल इस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ा और ये इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे आगे बढ़ता है, तो ये बात हम लोग जानते हैं कि भाई इसका फ्यूचर जो है प्रिडिक्टेबल है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा, लेकिन जब दोबारा ये इस इंटरसेक्शन के पॉइंट पर पहुंचेगा तब इसके लिए जाने के लिए दो डायरेक्शंस होंगी। एक तो ये जहां से जाना चाहिए फ्यूचर के हिसाब से, और दूसरा ये कि दोबारा ये इसी पाथ को फॉलो करे। तो अगर ये पार्टिकल या ये इसकी जो इक्वेशन है वो ऑटोनोमस है, टाइम इंडिपेंडेंट है, तो यहां पर इसके लिए जो पोजीशन है वो सेम होगी। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जब ये पार्टिकल पहली बार यहां पहुंचा था तो इसके लिए इनिशियल कंडीशन थी कुछ, इसकी वजह से ये अंदर की तरफ अंदर से इस लूप में घूम के गया, लेकिन दोबारा अगर ये यहां पर आएगा तो इसके लिए सेम पोजीशंस होंगी, सेम कंडीशंस होंगी डेफिनेटली, अगर ये टाइम इंडिपेंडेंट है तो ये दोबारा इसी लूप को फॉलो करेगा, ये यहां जाएगा ही नहीं, इस वाली ट्रेजेक्टरी पे जाएगा ही नहीं। तो जो इक्वेशंस या जो पार्टिकल टाइम इंडिपेंडेंट मोशन करते हैं वो कभी भी उनकी ट्रेजेक्टरी कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे कि रॉकेट्स के साथ होता है, एक रॉकेट जब आसमान में छोड़ा जाता है मतलब लॉन्च होता है, तो उसको अपनी पोजीशन तक जाने के लिए, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाने के लिए उसको एक ट्रेजेक्टरी दी जाती है, भाई ये ट्रेजेक्टरी फॉलो करता हुआ जाएगा, राइट। तो वो अपनी ट्रेजेक्टरी को दोबारा इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर इसके लिए इनिशियल कंडीशन तो वही रहेगी ना। भाई खुद सोच के देखिए आप कि जब पार्टिकल इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर पहुंचा है तो इसके पास दो डायरेक्शन से जाने के लिए, ये किस डायरेक्शन पे फॉलो करेगा? अगर ये टाइम इंडिपेंडेंट है ये दोबारा इसी लूप में घूमेगा, क्योंकि इसके लिए इनिशियल कंडीशन यहां पर वैसी की वैसी है। वहीं अगर इक्वेशन नॉन ऑटोनोमस है, टाइम डिपेंडेंट है, मतलब टाइम के साथ साथ चेंज हो सकता है, उस समय क्या होगा कि पहले जब ये पार्टिकल t1 टाइम पर इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर पहुंचा था तब कंडीशंस कुछ और थी, इसलिए ये अंदर से घूम के गया। अब जो दोबारा ये इसी पोजीशन पर वापस आएगा तब टाइम t2 हो चुका होगा, तब पोजीशंस और कंडीशंस बदल चुकी होंगी, तब ये यहां से इस वाली ट्रेजेक्टरी को फॉलो करके आगे बढ़ सकता है। देखिए टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच का फर्क यही है कि टाइम इंडिपेंडेंट वो होता है पार्टिकल कि पार्टिकल चलता हुआ आ रहा है, टाइम इंडिपेंडेंट है मतलब इसका फोर्स कभी बदलेगा ही नहीं, इसका फ्यूचर प्रिडिक्टेड है कि भाई इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो अगर ये इस पॉइंट पर पहुंचा तो इसके लिए वापस इनिशियल कंडीशन अप्लाई हो गई और ये दोबारा इसी लूप में घूम गया। लेकिन टाइम डिपेंडेंट जो होती हैं, मतलब टाइम के साथ साथ जो फोर्स बदल सकते हैं, उसको पता है कि भाई t1 पे जब मैं यहाँ आया था तब कंडीशन कुछ और थी इसलिए मुझे अंदर से घूमना था। अब जब दोबारा ये इसी पोजीशन पे आया है तो टाइम t2 हो चुका है, कंडीशन बदल चुकी है, उसको पता है कि अब मुझे यहां से इस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ऑटोनोमस सिस्टम के लिए यानी कि टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम के लिए
कभी भी ट्रेजेक्ट्री एक दूसरे को कट नहीं करती है और टाइम डिपेंडेंट में कर सकती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप स्पेस के अंदर एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री बनाते हो कि ये यहाँ से चलती है, यहाँ से चलती है, दोबारा इसी पॉइंट पर आकर के मिलती है, तो इसके बाद ये क्या करेगी, इक्वेशन के हिसाब से दोबारा इसी पाथ को फॉलो कर लेगी। और जब ऐसी कोई ट्रेजेक्ट्री आपके सामने आती है तो ये कौन सा मोशन है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर दोबारा उसी पोजीशन पे आ गई, कौन सा मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। ऑसिलेशन के लिए ट्रेजेक्ट्री क्लोज्ड सरफेस में बनती है, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसका मतलब जब आप किसी भी पार्टिकल को मोशन करते हुए देखते हो तो पहले उसकी इक्वेशन बनाते हो। इक्वेशन कैसे बनेगी, पहले उसकी सारा इनिशियल डाटा आपके पास होना चाहिए, उसकी पोजीशन आपके पास होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास होनी चाहिए, आसपास की इनिशियल कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आप ये देखते हो कि भाई उसकी सराउंडिंग कैसी है, वो टाइम डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पार्टिकल है और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो वो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के साथ साथ चेंज हो सकती है। लेकिन अगर वो किसी ऐसे ऑसिलेशन जैसे पाथ में है तो वो टाइम के साथ साथ बदलेगी नहीं, तो वो टाइम इंडिपेंडेंट है। करेक्ट। तो उस हिसाब से आप उसकी ट्रेजेक्ट्री भी डिफाइन कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में इक्वेशंस बनाते हो मोशन की। तो ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है जहां पे आप इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्रीज को डिफाइन कर सकते हो, टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में फर्क कर सकते हो, राइट। अब आगे चल के हम लोग क्या करेंगे कि स्पेसिफिकली किसी एक सिस्टम को लेंगे, किसी एक एग्जांपल को लेंगे, उसकी इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, उसकी इक्वेशन के बाद उसकी परफेक्ट ट्रेजेक्ट्री भी बनाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्यों ज़रूरी है हमारे आसपास के सिस्टम्स को चलाने के लिए। रॉकेट लॉन्च करने तक हर जगह न्यूटोनियन मैकेनिक्स का आज भी यूज़ होता है, क्योंकि उसके बगैर तो हम कर ही नहीं पाएंगे ये काम। ठीक है, हम लोग ट्रेजेक्ट्री फिक्स करते हैं कि भाई एक टाइम पे यहाँ से चला है तो दूसरे टाइम पे वहाँ पहुँच ही जाना चाहिए, सारी कंडीशंस उसमें लिखी जाती हैं। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो और ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल साबित रहा हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है, कोई प्रॉब्लम आती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।